I. You must be the change. You must be the change that you wish to see in the world. Today is day 365, 365th day of this year, 31st of December 2021. Every day means every day. We did it. Thank you. Thank you so much for showing so much of love and care. See, 27 नवंबर 2019 को ये यूट्यूब चैनल बनाया था. द आइडिया वॉज द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बींग्स विद स्किल एंड एक्सपर्टीज. एनलाइटेंड ह्यूमन बींग्स कैन बी क्रिएटेड बाय टीचर्स. अब आई वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर बट हम इस आइडिया पे फर्मली बिलीव करते थे. 2020 जो साल था वो साल था एवरीडे मीन्स एवरीडे को इंश्योर करना, टू लर्न. सी ये यूट्यूब वीडियो मेकिंग एंड ऑल, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट द आइडिया वॉज टू लर्न बिकॉज वी बिलीव्ड इन दिस आइडिया. 2021 वॉज नॉट एन ईजी ईयर. अप्रैल मई में हमें 7 days का ब्रेक भी लेना पड़ा. इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल बट वी सर्वाइव्ड, वी कंसोलिडेटेड. 2022 जो अब साल है वो साल है ग्रोथ का. वी आर गोइंग टू एक्सपैंड दिस आइडिया बिकॉज ये जो आइडिया है, दिस आइडिया कैन नॉट बी अबाउट वन पर्सन. दिस आइडिया कैन नॉट बी अबाउट वन पर्सन. दिस हैज़ टू बी अबाउट अ टीम, अ फैमिली. सो सृजन इंडिया वन फैमिली. सो इस आइडिया के लिए हमें वर्क करना है. इफ़ यू हैव नॉट ज्वाइंड येट देन गो टू द वेबसाइट एंड ज्वाइन. Enter your name, your email, phone number is not mandatory, and introduce about yourself. One more thing, we are going to need certain funds. We need money to work on this idea. So that is why your monetary help is very much required. For that, you can go to this contribution tab. See, you can go to the website and click on this contributions tab. Contributions टैब से ये पेज ओपन होगा. यू कैन फिल एनी अमाउंट, यू कैन फिल एनी अमाउंट ओवर हियर एंड जस्ट कॉन्ट्रीब्यूट सो दैट वी कैन एक्सपैंड दिस आइडिया. 2022 में आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी है और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है. एनसीईआरटी बुक्स का हम रीबूट करने वाले हैं फ्रॉम बिगनिंग. एंड जो दूसरे और स्टैंडर्ड बुक्स हैं, पेंडिंग वर्क है, just everything. Srajan India 1 is going to grow leaps and bounds this year. Okay, so your help is required. Study full throttle. Study full throttle. All right. So this is 31st December 2021. कल से होगा न्यू ईयर. आज हम ये सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. आगवा हुडो भवाई ये ट्रेडिशनल फोक डांस है जो बिलोंग करता है गुजरात से. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने रिड्यूस किया था 61st CAA 1989 ने वोटिंग एज को 21 से 18 पे. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यू पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको दिस रजिस्ट्रेशन एंड ऑल का वर्क करता है. राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 121A राइट टू एजुकेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इज अबाउट दिस आर्टिकल. आर्टिकल 164 में एक्सप्लेन किया है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर. तो ये आंसर्स हैं कल के सवालों के. आज के सवाल हैं, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द लाल बाग बोटैनिकल गार्डन लोकेटेड. ये भी न्यूज में है. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम UN हैबिटेट. वेयर इन इंडिया इज द चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड. Narcotics Control Bureau functions under the aegis of which union ministry? Where is Indravati Tiger Reserve located? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है thumping. Thumping का मतलब होता है to a great degree, अति, almighty. Thumping victory, thumping success. Vacillate का मतलब होता है संदेह करना, alternate or waver between different opinions or actions, indecisive होना. विफ का मतलब होता है एन ऑलमोस्ट इनपरसेप्टिबल साइन ऑफ समथिंग. विफ एक फ्लिकर है, हिंट है. मैलेडी का मतलब होता है रोग, अ डिसीज और एलिमेंट, इलनेस, सिकनेस एंड एलिमेंट. एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यपूर्ण, डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड, मिस्टीरियस. सो ये वोकेबुलरी वर्ड्स हैं. साल भर हमने अपनी लैंग्वेज पे बहुत काम किया है बट अभी और काम करना है.
लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में वोकेबुलरी अच्छी करनी है, ग्रामर अच्छी करनी है, चॉइस ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, फॉर्मल टोन में बात करना आना चाहिए, स्पीकिंग, राइटिंग एंड दिस रीडिंग, इन तीनों एरियाज में कॉन्टिन्यूसली हमें प्रोग्रेस करना है। सो दिस इज वोकेबुलरी। सो आज के नोट्स हैं, आई विल शेयर इट बाय इवनिंग। दिस इज द हिंदू, फ्राइडे December 31st 2021। देन जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है डिसीजन ऑन वैक्सीन फॉर प्रिकॉशन डोज सून। तो अभी बस अनाउंसमेंट हुआ है कि एक बूस्टर डोज होगा, बाकी कौन सी वैक्सीनेशन दी जाएगी, क्या डिटेल्ड प्रोविजंस होंगे, इस बात पे अभी वर्क हो रहा है। टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन NTAGI, ये ऑफिशियल बॉडी है, ये डिसीजन लेगी कि एफिकेसी क्या है, सेफ्टी क्या है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या है वैक्सीनेशन से रिलेटेड, और फिर कौन सी वैक्सीनेशन यहाँ पे एडमिनिस्टर करनी है। बाकी ये हमने पहले ही देख लिया है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो 60 से ज़्यादा एज के हैं और कोमॉर्बिडिटी है, उनको वैक्सीनेशन का एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी डोज दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस का जो फाइन लाइंस हैं वो अभी 10 जनवरी से है, वैसे भी टाइम है, तो इस पे अभी वर्क चल रहा है। बाकी जो बच्चे हैं 15 से 17 साल के, उनको भी वैक्सीनेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली उनको कोवैक्सीन एडमिनिस्टर होगा। देन इंडिया ने अप्रूव कर दिया है अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कोविशील्ड का, कोवैक्सीन का, स्पुतनिक V5 और कॉर्बेवैक्स एंड कोवावैक्स। ये वैक्सीनेशंस के नाम याद रखने हैं जिनको इंडिया में यूजेज का अप्रूवल मिला है। सो दिस इज द न्यूज़, प्रिलिमिनरी न्यूज़ है, लेट अस वेट अब इस पे क्या डिसीजन होता है। हेल्थ मिनिस्ट्री नोट्स सडन राइज इन केस ऑफ सेवरल सिटीज। कोविड-19 से रिलेटेड भी बहुत रूमर मॉन्गरिंग भी होता है। द आइडिया इज कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करें, मास्क बकायदा अच्छे से पहने, और दिस टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सो दिस इज देयर। बाकी वैक्सीनेशन का जो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी विल कीप अ टैब। पार्टीज अगेंस्ट पुटिंग ऑफ यूपी इलेक्शन सेज CEC। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, CEC के साथ 2 EC होते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन है ये 3 दिस मेंबर बॉडी हो जाता है। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। क्या इलेक्शन कमीशन हमेशा से इस टाइप की बॉडी रहा है या नहीं, तो किस टाइम पर ये जो प्रेजेंट फॉर्मेट है इलेक्शन कमिश्नर का वो हुआ कि 3 मेंबर दिस इलेक्शन कमीशन बन रहा है। तो ये CEC हैं मिस्टर सुशील चंद्रा, राजीव कुमार लेफ्ट एंड अनूप चंद्र पांडे इलेक्शन कमिश्नर्स। तो लखनऊ में मतलब अभी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। किन सारे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं? आंसर, एक तो जैसे ये यूपी हो गया, राज्य मतलब ये स्टेट लेवल के लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। किन सब राज्यों में चुनाव है? आंसर। तो ये जो चुनाव है, अब चुनाव में रैली होगी, पब्लिक गैदरिंग होगा, ओमिक्रॉन का थ्रेट है, तो हाईकोर्ट ने बोला था क्यों ना चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाए। अब ये जो डिसीजन होता है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि इलेक्शन कमीशन ने सारी पार्टी से डिस्कशन किया, कंसेंसस डेवलप करने की बात हुई, और कंसेंसस ये बना है कि कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल के साथ चुनाव आगे सेम डेट पर ही करवाए जाएंगे। सो दिस इज द न्यूज़। आफ्स्पा एक्सटेंडेड इन नागालैंड। अब आफ्स्पा हमने अच्छे से पढ़ लिया है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसमें क्या होता है, जो डिस्टर्ब्ड एरिया होता है, उस डिस्टर्ब्ड एरिया में जो फौज है, सिक्योरिटी पर्सनल है, उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिलते हैं। तो ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया है, अभी नागालैंड में अभी कुछ अनटूवर्ड केसेस हुए जिसमें क्लैश हुआ था, रॉन्ग डूइंग्स हुआ था बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को आफ्स्पा जैसे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हैं वो देने चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए या विड्रॉ कर लेना चाहिए। अब फिलहाल के लिए ये डिस्कशन हुआ है कि 6 महीने के लिए और आफ्स्पा एक्सटेंड हो गया है नागालैंड में। 30 दिसंबर 2021 विद इफेक्ट 6 मोर मंथ के लिए नागालैंड में आफ्स्पा कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज नागालैंड को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम दिस 30 दिसंबर 2021। तो नागालैंड डिस्टर्ब्ड और डेंजरस कंडीशन होने के कारण यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर सिक्योरिटी पर्सनल को दिए जाते हैं। अब इसमें भी जो बात है वो ये है ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और ये जो आफ्स्पा का जो मिसयूज़ होता है, इस मिसयूज़ को एट टाइम्स जो होता है उसको कैसे चेक किया जाए। सिक्योरिटी पर्सनल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिला है, बट
पावर एब्सोल्यूट नहीं होती है, पावर क्वालिफाइड होती है, एंड विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस मिसयूज को चेक करना जरूरी है। दिस इज द वे फॉरवर्ड। सो दिस इज AFSPA इलेक्शंस एंड प्रिकॉशन डोज। चाइना फिर बदमाशी कर रहा है। 15 प्लेसेस इन अरुणाचल पे उसने उसके नाम ऑफिशियल दूसरे वर्जन इशू किए, जो ऑब्वियसली हम नहीं मानेंगे। दिस एंटायर एरिया इज अवर्स। चाइना की जो ये रॉन्ग डूइंग्स है, इसका स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अब जो आपने सवाल तैयार किया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करें, क्यों डेवलप करें, दिस इज वाई वी नीड टू डेवलप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ये चाइना का बहुत बड़ा गेम प्लान है। कॉन्टिन्यूसली ये एनक्रोचमेंट करता है हमारे एरियाज में, और इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। चेक तभी हम कर पाएंगे जब हम खुद स्ट्रांग बनेंगे, खुद हम इफेक्टिव हो पाएंगे, हम क्विकली अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर पाएंगे बॉर्डर एरियाज में। सो द आइडिया इज वी नीड टू चेक चाइना डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली, देन IR के लेवल पे भी, और एट द सेम टाइम डेवलप स्ट्रेंथ, बिकम स्ट्रॉन्ग। दिस इज वॉट इंडिया नीड्स टू डू। तो इस टाइप का जो हमारा टेरिटोरियल सोवरेनिटी है, हम उसको सेफ गार्ड कर पाए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन चेन्नई रीलिंग अंडर वाटर। दिस इज चेन्नई नॉर्थ साउथ रेंज। ये जो चेन्नई है, चेन्नई जो आता है जैसे नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। विंड जिस डायरेक्शन से आती है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसका नाम होता है। तो विंड नॉर्थ ईस्ट में ऐसे फ्लो होती है, रिवर्सल ऑफ विंड्स हो रहा है, सो विंड्स ऐसे फ्लो हो रही है। यहाँ आता है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से विंड्स आ रही है। विंड्स अगर वाटर बॉडी से लैंड पे आती है तो वो वाटर कैरी करके लाती है। तो नॉर्थ ईस्ट विंड्स जब ऐसे ब्लो होती है तो बे ऑफ बंगाल से वाटर कैरी करती है, और ये जो कोस्टल रीजन है, कोरोमंडल कोस्ट है, इस पूरे कोस्ट में विंटर के सीजन में नवंबर दिसंबर में बारिश होती है। सो दिस इज चेन्नई रीलिंग अंडर वाटर। मोटरिस्ट एंड कॉम्यूटर्स नेविगेट अ फ्लडेड रोड इन चेन्नई अमिड हैवी रेन ऑन थर्सडे इवनिंग। तो इस तरीके से भारी वर्षा यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आज का यही एक सवाल है, आज बिकॉज 31st भी है तो एक ही सवाल देखते हैं। प्रिपेयर अ नोट ऑन द नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन। ये बहुत हाई एल्डिंग टॉपिक है। ये 2 सीजन होते हैं इंडिया में। पहला जो हमने देखा था अगस्त सितंबर में, ये था साउथ वेस्ट मानसून। अगेन विंड कहाँ से स्टार्ट हो रही है, साउथ वेस्ट, तो ये साउथ वेस्ट मानसून हो गया। अब विंड कहाँ से स्टार्ट हो रही है, नॉर्थ ईस्ट, तो विंड जिस जगह से बह रही है ना उसके हिसाब से उसका नाम होता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट सीजन हो गया, ये साउथ वेस्ट सीजन हो गया। तो हमें नॉर्थ ईस्ट मानसून पे नोट प्रिपेयर करना है। ये रिट्रीटिंग मानसून नहीं है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन। डिस्कस द ज्योग्राफी। इससे रिलेटेड क्या ज्योग्राफी है, कॉन्सेप्ट्स बताइए, प्रेशर सिस्टम बताइए, ITCs बताइए, किस तरीके से विंड्स ब्लो होती है, ये सारा ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी है तो डायग्राम्स होना बहुत ज़रूरी है। डिस्कस द ज्योग्राफी एंड चैलेंजेस। अब चैलेंजेस क्या बता सकते हैं कि जैसे चेन्नई में हर साल बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो चेन्नई में बिकॉज अर्बन प्लानिंग करेक्ट नहीं है, चेन्नई फ्लडेड हो जाता है। प्लस जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो जो मानसून का पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। साउथ वेस्ट मानसून में हमने देखा था टेम्पोरल और स्पेटियल पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट मानसून में भी चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो डिस्कस द ज्योग्राफी, राइट ज्योग्राफी, एंड कुछ चैलेंजेस भी बताइए एसोसिएटेड विद इट। सो प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी वेरी वेल। अब ये है ओडिशा रेडियो टैग रेस्क्यूड इंडियन पैंगोलिन। ये जो है ना, ये इंडियन पैंगोलिन है। पैंगोलिन बहुत ज़्यादा इसकी पोचिंग होती है, स्मगलिंग भी होती है, मेडिसिनल ऐसे कुछ दिस फ्रॉड्स भी होते हैं, तो मिसकंसेप्शंस भी हैं। सो दैट इज़ वाई इसका बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग होता है, इसीलिए इसको सेफगार्ड करना बहुत ज़रूरी है पैंगोलिन को। तो उड़ीसा में रेडियो टैग्स लगा रहे हैं, टैग्स लगाते हैं ताकि उसकी एक मॉनिटरिंग कर पाए कि वो कहाँ जा रहा है, किस हैबिटेट में, उसका बिहेवियर स्टडी कर पाए इंडियन पैंगोलिन का। तो स्टेट का पहला अटेम्प्ट है स्टैंडर्डाइज्ड रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल फॉर द एनिमल। रिहैबिलिटेशन क्या होता है, जैसे किसी पैंगोलिन का ट्रैफिकिंग हो रहा था, उसको इन्होंने रेस्क्यू किया, अब उसका वापस उसकी नेचुरल हैबिटेट में रिलीज करना पड़ेगा, उसको वापस विस्थापित जो हुआ है उसको रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत है। तो ये रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल है। तो ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कर रहा है, रेडियो टैगिंग कर रहा है, स्टैंडर्डाइज कर रहा है रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल फॉर द एनिमल इन द स्टेट।
तो डिवीज़न में ये नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रीटमेंट के बाद इसको ऐसा एंटीना और रिसीवर लगाएंगे ताकि दूर से ही इस पर एक मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि किस टाइप का इसका बिहेवियर है। बिकॉज यू नो मैनी अ टाइम्स वी डोंट नो अबाउट पर्टिकुलर एनिमल की उसकी चॉइसेस क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, उसका लाइफस्टाइल कैसा होता है। तो अगर ये चीज़ हमें पता होगी तो हम उसका कंजर्वेशन बेटर कर पाएंगे। सो दिस इज़ द आइडिया। तो अथॉरिटी ने ऐसे इसको किया है, डिस्पर्जल पैटर्न, होम रेंज, सर्वाइवल ऑफ द रिक्लूसिव एनिमल का ये तरीका है। पैंगोलिन बहुत ज़्यादा इलीगली ट्रेड मैमल है। इंडियन पैंगोलिन लार्जेस्ट अमंग 8 पैंगोलिन स्पीशीज है। ये एक नॉक्टर्नल एनिमल होता है। बरो मतलब ऐसे गड्ढा करके बरो एंड फीड ऑन एंड्स एंड टर्माइट, कीड़े मकोड़े। सो दिस इज पैंगोलिन। तो ये जो आइडिया क्या है, रेडियो टैगिंग करने का। दिस इज इंपॉर्टेंट। कांट पुट कर्ब्स ऑन गंगा सागर मेला, दिस इज वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में गंगा सागर करके ये दिस आइलैंड भी है, यहाँ पर हर साल मेला लगता है। तो वर्कर्स कैरी अ मेकशिफ्ट चेंजिंग रूम दिस गंगा सागर मेला। अब इसमें फेस्टिवल्स भी हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हैं, बट एट द सेम टाइम कोविड-19 पैंडमिक का भी थ्रेट है। सो दैट इज़ वाई अभी इस पे कर्ब्स नहीं लगाए जा रहे हैं। गंगा सागर मेला 2014 का जो मेंस था ना, उसमें ये सवाल आया था, गंगा सागर की मैपिंग करना था। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, गंगा सागर का मैपिंग का ऑप्शनल दिस था। तो उसमें एक मैपिंग करके 2-3 लाइन लिखनी पड़ती है। अब जल्दबाजी में मुझे ये गंगा सागर नहीं दिखा, मुझे दिखा गंगा नगर। तो मैंने श्री गंगानगर राजस्थान में ना उसका मैप करके बना दिया, इंदिरा गांधी कैनाल एंड ऑल। सो आइडिया इज क्वेश्चन हमेशा बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये गंगा सागर है। ओके, सो दिस इज द हिंदू फ्रंट पेज। अब जो नेक्स्ट है, नॉट अलाउड टू बोर्ड कॉम्यूटर वैंडलाइज बसेस। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। जब भी प्रोटेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर एग्रेशन निकाल रहा है, तो इन जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है इसको क्यों डैमेज किया जाता है। ये जो बसेस हैं ये दे आर वेरी वेरी कॉस्टली बसेस। हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बॉटलनेक होता है, दिल्ली में बसेस वगैरह टाइम पे मिलती नहीं है। सो जो हैं हम उसको भी वैंडलाइज कर देते हैं। तो इन दी एंड प्रॉब्लम किसको हो रही है, हम ही को हो रही है। सो प्रोटेस्ट इज सेपरेट थिंग, बट ये जो वैंडलाइज करने का जो कल्चर है, तोड़फोड़ करते हैं, इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और दिस एक प्रोसीजर होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी एनकरेज्ड एट ऑल। देन स्ट्राइक कंटिन्यूज। नहीं, ये स्ट्राइक अब एंड हो गई है। कोविड-19 के दिस बिहाफ में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। सो दैट इज वाई रेसिडेंट डॉक्टर्स ने अपना स्ट्राइक वापस ले लिया है। Then Omicron spreading in community but symptoms are mild, but do not take it lightly. अब ये बात है लैंडमार्क कोर्ट रूलिंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक। सी हाई कोर्ट पे अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट पे अभी एक सवाल तैयार किया कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, लेजिस्लेशन जो होता है उसको चेक करता है कि वो जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अगेंस्ट नहीं जाए। तो सिमिलरली टाइम टू टाइम जो कोर्ट्स होती है, हाई कोर्ट्स होती है, ये कॉन्शियस कीपर की तरह काम करती है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, नेचुरल जस्टिस देना है, तो कोर्ट टाइम टू टाइम एग्जीक्यूटिव्स को ऑर्डर्स भी देती है। तो ये कुछ लैंडमार्क कोर्ट रूलिंग्स हैं जहाँ पे एज अ गाइड कोर्ट ने डिसीजन दिया कि दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हैं। जैसे एक जजमेंट है क्राउड फंडिंग का। क्राउड फंडिंग मतलब पीपल में बहुत पावर होता है। कई बार जैसे ये बच्चे हैं, बच्चों को कोई रेयर डिसीज़ है और उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बट फैमिली के पास पैसा नहीं है, तो फैमिली क्राउड फंडिंग पे जा सकती है। क्राउड फंडिंग मतलब वो लोगों से बोलेगा हेल्प। अगर इतनी सारी जनसंख्या है, 100-100 रुपये भी अगर सब हेल्प करें तो कितना अच्छा फंड कलेक्ट हो जाएगा और उससे ट्रीटमेंट, या कई बार जो चैरिटी वगैरह होता है, सेवरल एनजीओज एट्सेट्रा ऑल्सो डू दिस। तो क्राउड फंडिंग इज ऑल्सो वन थिंग। इवन जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है ना, वो भी आजकल इस चीज़ पे प्रेफर करने लग गई है कि अपने जो यूज़र बेस है, अगर स्मॉल पी एवरीबडी पे, देन इससे एक अच्छा खासा फंड जनरेट हो पाता है। सो दिस इज देयर। देन तो एक तो ये बोला उन्होंने, क्राउड फंडिंग का डिसीजन लिया। राइट टू हेल्थ, अब आर्टिकल 21 है, हमने देखा इसका ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन होता है। तो जो राइट टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर है, ये एक फंडामेंटल राइट है रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसको फंडामेंटल राइट बोला है। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू हेल्थ। ये राइट टू लाइफ के अंदर आएगा आर्टिकल 21। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू हेल्थ जो है वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21।
तो कुछ रेयर डिसीजेस भी होती है। रेयर डिसीजेस ऐसी होती है कि उनको बहुत कम लोगों को वो डिसीजेस हुई है। अगर वहाँ पे बहुत कम लोगों को डिसीजेस हुई है तो उसमें R&D नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को डिसीजेस हो रही है तो फिर जैसे कोविड हुआ, कोविड का वैक्सीनेशन हमने 1 साल में तैयार कर लिया, बट रेयर डिसीजेस एट टाइम्स नेग्लेक्टेड डिसीजेस बन जाती है, तो उसका एक्सपेंसेस कॉस्टली होता है। सो गवर्नमेंट यहाँ पर भी ट्रीटमेंट, डोनेशन एटसेट्रा में दिस इज अ वे आउट हो सकता है। देन जीएसटी रिलेटेड इन्होंने दिया कि अगर जीएसटी टैक्स इवेजन किसी ने किया है तो उधर जो अथॉरिटी है वो उसको अकाउंटेबिलिटी ला सकती है कि माना जाएगा उसने जीएसटी टैक्स इवेजन किया है, बट सेफगार्ड ये है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करना है। फिर कोर्ट ने ये भी बोला, जैसे इंटर डिजिटल टेक्नोलॉजी का था शाओमी जाइंट के अगेंस्ट पेटेंट का इन्फ्रिंजमेंट का केसेस, तो ये एक बात था। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का भी इन्होंने एक डिसीजन लिया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। देन ये सारे जो डिसीजंस है ना, द आइडिया इज कोर्ट एट टाइम्स जो लॉ है, लॉ को किस तरीके से समझा जाए, लॉ का इंटरप्रिटेशन कैसा किया जाए, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स ये उस डायरेक्शन में वर्क करती है। तो दीज आर बेसिकली लैंडमार्क जजमेंट्स आर बेसिकली अ काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स होते हैं, जैसे अभी हमने देखा प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं एट टाइम्स, वैंडलिज्म पे कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था। फिर कोविड-19 आया तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का जॉब लॉस हुआ, रेंट वगैरह जो है वो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या लॉकडाउन है और इस टाइम पे क्या उनको रेंट जो प्रीमाइस है वो खाली करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, तो इस पे भी एक एथिकल एंड मोरल एंगल भी होना चाहिए, इस पे डिसीजन लिया। अब इसी की बात आती है डॉग्स का। डॉग्स जो होते हैं, स्ट्रे डॉग्स, डॉग्स जो होते हैं इनको भी राइट टू फूड है और सिटीजन्स इनको फीड कर सकते हैं। राइडर क्या लगा है कि ये जो है डॉग्स हैं, ये डॉग्स दूसरे जो रेसिडेंट्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। एक्सरसाइजिंग दिस राइट, केयर एंड कॉशन शुड बी टेकन टू एंश्योर दैट इट डज नॉट इम्पिंज अपॉन द राइट्स ऑफ अदर। तो जो स्ट्रे डॉग्स हैं, एनिमल राइट्स का भी कोर्ट ने एक डायरेक्शन लिया। तो ऐसे करके कुछ कंपाइलेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं हमारे सोसाइटी के, उसमें हम किस तरीके से वर्क करें। अब ये जो लैंडमार्क कोर्ट रूलिंग है ना, इसके साथ ही साथ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, एफडी पे भी हमने आंसर राइटिंग किया है और प्लस डीपीएसपी के भी हमें बात पता है। तो कई बार जो लॉज होते हैं ना, उनका इंटरप्रिटेशन इन द बैकड्रॉप ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी भी होता है, इनके कॉन्टेक्स्ट में डिसीजन लिया जाता है जब ग्रे एरिया आता है कि क्लैरिटी नहीं है कि लॉ को कैसे समझा जाए। तो दिस इज द थिंग, लैंडमार्क कोर्ट रूलिंग्स, क्योंकि जैसे डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी में भी लिखा हुआ है एनिमल्स के प्रति क्रूएलिटी नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज देयर। प्लस टेक्नोलॉजी आ गया तो वर्चुअल रजिस्ट्रेशन जैसी बात किया, तो ये सारे लैंडमार्क जजमेंट है। वर्चुअल रजिस्ट्रेशन, स्ट्रे डॉग्स का फीडिंग, रेंट पेमेंट फॉर पुअर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, कोर्ट ऑर्डर हॉल्टेड इन्फ्रिंजमेंट एंड अरेस्ट फॉर टैक्स इवेजन, राइट टू हेल्थ। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स। देन मैं इन सबको नोट्स में भी अभी ऐड कर दूंगा। नोट्स का बहुत यूटिलिटी होता है, अगर हम जस्ट लाइक दैट पेपर पढ़ते हैं ना तो ये चीज़ आपको रिवाइज रिटेन नहीं रहेगी। अभी याद है, थोड़े टाइम बाद जब एग्जाम टाइम पढ़ना है सब वॉश हो जाता है। सो दैट इज़ वाई वी प्रिपेयर नोट्स। गो टू द वेबसाइट और यहाँ पर फाइल्स नोट्स सेक्शन पे आप जाओ, फाइल्स एंड नोट्स। फाइल्स एंड नोट्स पे दिस पेज विल ओपन और यहाँ पर एक फोल्डर है डाउनलोड सेक्शन में, उस डाउनलोड सेक्शन में ज्वाइन द गूगल ड्राइव, दिस गूगल ड्राइव, और एट द सेम टाइम आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। डेली आई शेयर पीडीएफ ओवर हियर, इस पे और दूसरे जो पीडीएफ सप्लीमेंट्री भी आई यूज टू शेयर, उसको भी मैं अभी स्टार्ट कर दूंगा, जो नोट्स, स्पेसिफिक नोट्स एंड ऑल अर्लियर आई यूज टू डू। तो दिस ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन दिस इंस्टाग्राम ग्रुप फॉर इंस्टेंट इन्फोग्राफिक्स। और ये जो गूगल ड्राइव है, यहाँ पे क्या है, आपको पिछले 2 साल का हर एक नोट का पीडीएफ इजीली आपको सिस्टमेटिकली अरेंज्ड मिल जाएगा। सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि हम अगर ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अब मैं आपसे पूछूं 20 सितंबर 2021 को हमने क्या पढ़ा था, अब आप सारा न्यूज़पेपर तो नहीं देख पाओगे, कंटेंट भी नहीं होगा, बट आपने वीडियो देखा है तो यू कैन क्विकली गो टू दैट फोल्डर, उस पीडीएफ को जस्ट क्विकली एक बार गो थ्रू करना है और सब याद आ जाएगा। दिस इज द यूटिलिटी। इसीलिए नोट्स के थ्रू पढ़ना इज अ गुड स्ट्रैटेजी, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। सो दिस इज देयर, इसको मैं ऐड कर लूंगा, हैव अ लुक। देन दिस इज नेक्स्ट पेज।
जंबो टैंट्रम शेक्स पुलिसमैन, जंबो ने सीधा पुलिस थाने पे अटैक किया। एन एलिफेंट एंड काफ अटैक्ड दिस पराम्बिकुलम पुलिस स्टेशन फॉर 30 मिनट्स, वेरी स्मार्ट। देन किलिंग द लाइसेंस, ये बात है एनजीओ का। द गवर्नमेंट मस्ट गिव अ मोर ट्रांसपेरेंट अकाउंट ऑफ इट्स एक्शंस अगेंस्ट एनजीओ। अब जैसे कल आई शोड यू, हमने 20 सितंबर के अराउंड इस टॉपिक को पढ़ा, फिर इसके बाद हमने एफसीआरए देखा। कल आपने एफसीआरए पे आंसर राइटिंग किया, बिफोर दैट आपने एनजीओ पे किया। अब हम इसका एडिटोरियल टेक लिखते हैं। तो जो न्यूज़ होती है ना, वो हमेशा लेयर्स में होती है। ये ऐसा एग्जाम नहीं है कि एक दिन आपने ये नोट पढ़ लिया, अगले दिन जाके एग्जाम में लिख दिया, पास हो गए। नो, इसका जो थ्रेशोल्ड लेवल है आपका, वो ग्रेजुअली अप होगा, ग्रेजुअली सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें कवर होगी और कनेक्ट द डॉट्स होना चालू हो जाएगा। और मेंस में भी इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि मेंस लाइक एक दिन पहले पढ़ लिया और आंसर अगले दिन लिखा है। अब देखना, प्रश्न जो आपने कभी स्कूल में पढ़ा या फिर आज के वीडियो में जो एक सवाल देखा, थॉट देखा, उस पे बेस्ड सवाल आया मेंस में। दिस हैपेंस। सेम इज विद प्रीलिम्स। सो द आइडिया इज स्टडी समथिंग एवरी डे। ऐसे उसको कंपार्टमेंट्स में नहीं बनाना है। ऑल्दो एग्जाम टाइम पे हम पुश करेंगे, पीक लाएंगे, बट द आइडिया इज मैराथन है, स्टडी समथिंग एवरी डे। ओके, अब जैसे ये है, तो ये लेयर्ड के थ्रू होता है। करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, ये ग्रेजुअली हम सीखते हैं लेयर्स में, तो इसका रिटेंशन बेटर होता है। तो हमने पहले एनजीओ पढ़ा, फिर एफसीआरए पढ़ा, आज हम इसका एडिटोरियल टेक देखते हैं। एडिटोरियल टेक से ना एक वे फॉरवर्ड मिल जाता है, डायरेक्शन मिल जाता है कि इस स्टैटिक पार्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो गवर्नमेंट मस्ट गिव अ मोर ट्रांसपेरेंट अकाउंट्स ऑफ इट्स एक्शंस अगेंस्ट एनजीओ। एनजीओ मतलब कोई बैड वर्ड नहीं होता है। एनजीओ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं अभी, स्पेशली पैंडमिक, एजुकेशन, मेडिसिन, इवन इलेक्शंस। एनजीओज आर डूइंग एक्सेलेंट जॉब। तो ये गलत होगा कि हम सारे एनजीओज को सेम तराजू में तोल दें और डिफिकल्टी क्रिएट करें इनके ऑपरेशंस में। तो ये जो बात है, मेजर्स अभी एनजीओज के अगेंस्ट लिया। द आइडिया इज कि एनजीओज में कई बार फॉरेन फंडिंग आती है और ये फॉरेन फंडिंग का मिसयूज होता है। फॉरेन फंडिंग जो आती है वो फिर राइडर के थ्रू आती है और फिर एनजीओज एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो अगेंस्ट होती है कंट्री की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और जब भी कंट्री का विद इन कंट्री सेफ्टी सिक्योरिटी की बात आती है तो नाम आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा हम स्क्रूटिनाइज करेंगे फॉरेन फंडिंग लाइसेंस, ईयर एंड तक सबको अपना अपडेट करना है। अब साल एंड हो गया, लाइसेंसेस अपडेट नहीं हुए तो इनकी फॉरेन फंडिंग बंद हो जाएगी। फॉरेन फंडिंग बंद हो जाएगी तो बहुत सारे जो जेन्युइन एनजीओज हैं, जैसे बहुत सारे मिशनरीज हैं, चैरिटी ग्रुप है, इनका काम बंद हो जाएगा। तो दैट इज वाई ये पैनिक यहाँ पे क्रिएट हुआ है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, 2010 में आया था और 2020 में अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट में काफ़ी सारे प्रोविजंस आए हैं ताकि रॉन्ग डूइंग्स को स्टॉप किया जा सके। जो रिन्यूअल है बहुत सारे का नहीं होगा एनजीओ का, तो इनका काम बंद हो जाएगा। अब काम बंद होगा तो वेलफेयर वर्क बंद हो जाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम। मोस्ट प्रोबेबली डेडलाइन एक्सटेंड होगी, सो दैट जैसे अभी टैक्स वगैरह का भी डेडलाइन एक्सटेंड हो गया है, तो ये डेडलाइन भी लेट अस सी होना चाहिए। द आइडिया इज कि जो एनजीओ का वर्क है, ऑल वर्क ऐसा नहीं है कि वो अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी है। एक उसमें सेग्रीगेशन होना ज़रूरी है। एम्बिग्यूटी जो आ गई है उसको दूर करना ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे एरियाज़ हैं, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज इशू हुआ, ह्यूमन राइट्स हुआ, चाइल्ड लेबर, स्लेवरी, हेल्थ एंड रिलीजियस एनजीओज, क्रिश्चियन एंड इस्लामिक चैरिटीज़। तो इनका बहुत वेरिड वर्क होता है। एनजीओज मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इनका एंड जो यूज़ केसेस है, एंडलेस यूज़ केसेस है, बहुत वेरिड इनका वर्क है। अगर इनके पास पैसे नहीं होंगे तो ये काम नहीं कर पाएंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंडिया, पीपल्स वॉच, क्लाइमेट फाउंडेशन, कंपैशन इंटरनेशनल, गेट्स फाउंडेशन, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन, इन सबको फंडिंग का डिफिकल्टी हो रहा है। अब फॉरेन हैंड भी, इससे भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। एट टाइम्स ये होता है कि फॉरेन हैंड जो होता है वो इंडिया की पॉलिसी एंड ऑल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। इंटरनल सिक्योरिटी पे एक थ्रेट होता है। तो द आइडिया इज कि इस टाइप से रेगुलेशन हो कि जो जेन्युइन वर्क है वो भी इम्पैक्ट नहीं हो। तो ये एक बात है। अब जैसे पॉलिटिकल पार्टीज है, इनको भी तो फॉरेन फंडिंग मिलती है बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड एटसेट्रा। तो एनजीओज के लिए इतना रिस्ट्रिक्ट क्यों होना? इससे क्या होता है, क्रिपलिंग इफेक्ट आता है। ऑलरेडी कोविड-19 पैंडेमिक से हम पिटे हुए हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो अगर सडनली एनजीओज स्टॉप वर्किंग, देन और डिफिकल्टी बढ़ेगी।
It will hurt the poorest and most vulnerable recipient of philanthropic efforts. एनजीओ जो वर्क कर रहे हैं जहां पर गवर्नमेंट का रीच नहीं है. सो आइडिया क्या लेना है, ये टॉपिक प्रिपेयर हो गया. पहले हमने देखा एफसीआरए, पहले एनजीओ, एफसीआरए. नाउ दिस इज द टेक. टेक क्या है कि केस बाय केस बेसिस में होना चाहिए. फिलेंथ्रोपिक जो वर्क है, जेन्युइन वर्क बाय एनजीओज है, वो सफर नहीं होना चाहिए बिकॉज एनजीओज आर इम्पॉर्टेंट. ये ग्राउंड टू डस्ट है. इंग्लैंड अच्छा नहीं खेल रहा है. एशेज में ऑस्ट्रेलिया ने पीट दिया इंग्लैंड को. इसमें भी एक लेसन है कि स्पोर्ट्समैनशिप होना अच्छी बात है. स्पोर्ट्स को एनकरेज करते हैं, पैशन के साथ भी होना चाहिए. बट ये जो स्पोर्ट है इसको स्पोर्ट ही रहने देना चाहिए. दिस फेलियर सक्सेस दोनों स्पोर्ट्स में चलता रहता है. बैरियर्स टू अ नॉलेज सोसाइटी इन केरला. अब ये जो आइडिया है वो केरला की सोसाइटी, इसमें कुछ पॉलिटिकल पॉइंट्स भी हैं, इतने रेलेवेंट नहीं है. केरला की जो अच्छी चीज़ है वो क्या है? अच्छी चीज़ है यहाँ की एजुकेशन, यहाँ की लिटरेसी, यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एट्सेट्रा में जो यहाँ का वर्क है. दीज थिंग्स शुड बी लर्न. जैसे अभी रिसेंटली एक सर्वे आया था, हेल्थ केयर रिलेटेड जो चीज़ें हैं प्रोवाइड हो रही है, उसमें केरला हैज़ डन रियली रियली गुड. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कुड लर्न. स्टेक होल्डर्स जो हैं, टेक्नोलॉजी जो है, उनको हम इनेबल करें. जब भी गवर्नेंस की बात होती है तो गवर्नेंस, बेस्ट गवर्नेंस वो होती है जो पार्टिसिपेटरी होती है. पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस. ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. पूरा आर्टिकल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है बिकॉज इसमें एनएफएचएस रिपोर्ट कार्ड को समराइज किया है. द गुड, द सोबर, द फ्यूचर. 5th एडिशन अभी आया था नेशनल दिस फैमिली हेल्थ सर्वे का. इस पे भी हमने आंसर राइटिंग कर लिया है. एनएफएचएस, दिस इज इंपॉर्टेंट. इसने बहुत सारी चीज़ें बताई फैमिली हेल्थ से रिलेटेड जो इंडिया का डेमोग्राफी का है. तो ये जो डेटा आया कोविड-19 का पैंडेमिक का बैकड्रॉप भी है. एनएफएचएस 5 के जो डेटा है तो इससे एक बर्ड्स आई व्यू मिला. बर्ड्स आई व्यू क्या होता है? बर्ड हवा में, आसमान में रहती है तो नीचे सब दिखता है उसे. तो एनएफएचएस डेटा भी हमें एक ब्रॉड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स में एक नज़र दे रहा है. बर्ड्स आई व्यू ऑफ स्टेट, नेशन हेल्थ एंड रिलेटेड डेवलपमेंट इंडिकेटर. जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, ये स्टेबल हो रही है हमारी. फैमिली प्लानिंग सर्विसेज बेटर हुई है. हेल्थ सिस्टम बेटर हुआ है. हेल्थ सिस्टम की डिलीवरी भी रिलेटिवली बेटर हुई है. इसके अलावा इसने इम्प्रूवमेंट के लिए क्या बताया? हमारा प्रॉब्लम है आज भी हमारी सोसाइटी में जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है. हार्मफुल प्रैक्टिसेस होती है अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स. चाइल्ड मैरिज अभी भी हो रहा है. जेंडर बायस्ड सेक्स सिलेक्शन अभी भी हो रहा है. सो दीज आर द चैलेंजेस. इससे क्या होता है, जो सोशल नॉर्म्स है हमारे वो डिफ़िकल्ट होते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमें अचीव करने चाहिए उसमें हम पिटते हैं. सो दिस इज देयर. दूसरा एक थीम है कि पॉपुलेशन हमारी स्टेबल हो रही है. टीएफआर जो है हमारा वो हो गया है 2.0. 2.1 जो होता है वो रिप्लेसमेंट लेवल होता है. दिस इज 2.0, मतलब पॉपुलेशन हमारी स्टेबल होकर डिक्लाइन तो होना है. दिस इज देयर. और ये पॉपुलेशन टीएफआर है बट इसमें भी प्रॉब्लम क्या है? दिस इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. जो गंगा बेल्ट वाले स्टेट्स हैं यहाँ पॉपुलेशन अभी भी तेजी से बढ़ रही है. एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न फैमिली बढ़ गया. रिडक्शन हुआ फैमिली प्लानिंग. तो ये भी एक चीज़ है जिसके कारण, जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, करियर प्रोग्रेशन हो रहा है. तो ये भी एक फैक्टर है जिसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है. इंक्रीज रीच हुआ हेल्थ सिस्टम का. इंफॉर्मेशन हो रही है, लोग अब ज़्यादा जागरूक हो गए, उनके पास चॉइसेस हैं. तो ये सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे बताए. साइड इफ़ेक्ट्स, बट अभी भी जो फैमिली प्लानिंग है या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स है ये अभी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है. इसका रीच बढ़ाने की ज़रूरत है. देन यहाँ एक और डेटा लिखा कि जो स्टडी लॉन्गर, गर्ल्स हु स्टडी लॉन्गर हैव फ्यूअर चिल्ड्रन, मोर लाइकली टू डिले मैरिज एंड फाइंड एम्प्लॉयमेंट. अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये GS1 में जो सोशोलॉजी सेक्शन है उसके लिए बड़े रेलेवेंट है. जैसे अभी मैरिज एज भी 18 से बढ़ा के 21 किया, विच इज़ अ वेरी गुड डिसीजन. बिकॉज इससे क्या होता है कि जो हम IMR और MMR के नंबर ख़राब हैं वो बेटर होगा. प्लस 21 होने से मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा आएगा. 21 हो जाएगा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा. ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट सी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ेंगी. सो दिस इज़ अ गुड डिसीजन. तो ये यहाँ पे बताया. क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. हेल्थ डिलीवरी जो है वो भी एक बॉटल नेक होता है. उसमें भी हमने हेल्थ डिलीवरी में भी जैसे इंस्टीट्यूशनलाइज नेटवर्क डेवलप किया हमने डिलीवरी का, या फिर आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी,
इन सब में केयर जो है वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे पॉजिटिव्स हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है। देन सर्वे ने ये भी बताया टीनेज प्रेगनेंसी भी डिक्लाइन हुई है 15-19 ग्रुप में, विच इज़ अगेन गुड। की कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ स्किल एजुकेशन जो स्कूल और ऑफ स्कूल एडोलेसेंट को देना है, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। एजुकेशन प्रोवाइड करना भी राइट फ्रेम ऑफ माइंड से ये रिक्वायर्ड है और होना चाहिए। स्कूल लेवल पे भी इस टाइप पे बातें होती है। देन हेल्थ सर्विसेज जैसे कि स्क्रीनिंग टेस्ट है, सर्विकल कैंसर, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, हाइजीन से रिलेटेड जो बातें हैं, ये चीज़ें भी हमें स्ट्रीमलाइन करके हेल्दी मैनर पे यहाँ पे इंश्योर कराना ज़रूरी है। प्रपोर्शन ऑफ दिस यहाँ पे हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी भी सोशल नॉर्म्स जो है हमारे, पैट्रियार्की इज स्टिल देयर एंड डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। तो दिस माइंडसेट नीड टू बी चेंज्ड। तो दिस इज देयर। और उसके लिए क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन, मोबाइल टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, एजुकेशन, इवन पार्लियामेंट में भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है विमेन का, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। तो ये जो एक ग्लास सीलिंग भी आ जाती है कि जैसे हायर अपर एचलियन में आप देखो, वहाँ पे विमेन ऑफिसर्स भी ज़्यादा दिखते नहीं हैं। क्यों, ये भी एक इंश्योर कराना ज़रूरी है। जैसे अभी परमानेंट कमीशन का भी बात हुआ था, विमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन अब इक्वल फुटिंग में मिलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। चाइल्ड मैरिज अभी भी है, कम हुआ है। तो ये जो पूरा आर्टिकल है ना, एक समरी काइंड ऑफ है एनएफएचएस 5 का। डोमेस्टिक वायलेंस अभी भी बढ़ रहा है और स्पेशली कोविड-19 के बैकड्रॉप में देखा डोमेस्टिक वायलेंस। सो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। डिसप्रपोर्शनेट बर्डन आता है अनपेड डोमेस्टिक एंड केयर वर्क का। जैसे घर पे हम देखते हैं डोमेस्टिक वर्क कर रहा है, आपको पता है ये जीडीपी में भी काउंट नहीं होता है। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, काम तो कर रहे हैं बट उसका ना पैसा है ना जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है। दिस इज अनपेड वर्क। तो क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट करना भी ज़रूरी है। अगर हमें ट्रू सेंस में विमेन एम्पावरमेंट करना है तो द आइडिया इज राइट्स हैज़ टू बी देयर, एजुकेशन हैज़ टू बी देयर, एंड देन इकोनॉमिकली इधर इंडिपेंडेंट साउंड बनाना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज देयर जेंडर इक्वालिटी। तो ये सारे चैलेंजेस हैं अभी भी। एनएफएचएस 5 ने ऑल दो बर्ड्स व्यू जो दिया है वो पॉजिटिव आउटलुक दिया है, बट चैलेंजेस आर स्टिल देयर। तो जो आपने पहले एक आंसर राइटिंग किया था ना, तो उसमें एक आध पेज एक्स्ट्रा रखना चाहिए। दैट इज़ वाई आई से कि आप ऐसे ब्लैंक वाला कॉपी लो, उसमें ये पन्ने में एक्स्ट्रा जो यहाँ पे पॉइंट्स देखे ना, थीम्स देके वो ऐड कर लो। सो दिस विल कंसोलिडेट योर आंसर। शुड वैक्सीनेशन बी मेड मैंडेटरी, अब इस डिबेट में हमें नहीं पढ़ना है, जो डिसीजन होगा विल सी। लेगेसी ऑफ द प्रिंटेड वर्ड, प्रिंटेड वर्ड शब्दों में बड़ी ताकत होती है। प्रिंटेड वर्ड होते हैं मतलब वो एवर लास्टिंग हो जाते हैं। सो लेगेसी ऑफ प्रिंटेड वर्ड। ये जो प्रेस है, प्रेस का जो मशीन है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा था प्रिंटिंग प्रेस मशीन का इन्वेंशन किसने किया था। जब भी कोई टेक्नोलॉजी होती है ना, तो हम वर्ड यूज करते हैं इन्वेंशन। तो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किसने किया था। अमेरिका की डिस्कवरी किसने की थी। अब यहाँ हम वर्ड डिस्कवरी करते हैं। आंसर दीज टू क्वेश्चन। प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किसने किया, और यूएसए नहीं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट का डिस्कवरी किसने किया। देन 2 in 3 इंडियन बिलीव अ थर्ड कोविड वेव विल बी हियर। ऑब्वियसली दिस इज अ फैक्ट। प्राइम मिनिस्टर का यूएई का विजिट था जो अभी होल्ड पे चला गया है बिकॉज ऑफ दिस ओमिक्रॉन का थ्रेट। प्री पैंडेमिक टाइम। अब जो यूएई है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है हमारे लिए। यूएई के साथ हमारे स्ट्रैटेजिक टाइज भी बहुत अच्छे हैं, इकोनॉमिक टाइज भी बहुत अच्छे हैं, और गुडविल भी काफ़ी अच्छी है। सो दैट इज़ वाई यूएई इज़ इम्पॉर्टेंट। यूएई से इन्वेस्टमेंट्स, ऑयल वगैरह, बहुत वाइड रेंज ऑफ यहाँ पे टाइज हैं। तो इस विजिट अभी पोस्टपोन हुआ है, इसको हम रिविजिट करेंगे। देन आईएनएस केसरी एयरलिफ्टेड। कोवैक्सिन सेफ है चिल्ड्रन के लिए भी। ये साहित्य अकादमी अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं 20 भाषा में। तो दिस इज दैट 2021 का लिटरेसी में हुआ है, 20 भाषा में ये अनाउंसमेंट हुआ है साहित्य अकादमी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है। पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, क्रिटिसिज्म। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है, टेल। एपिक पोएट्री एंड ऑल यहाँ पे प्रेजेंट हुए। वर्क गुजराती, मैथिली, मणिपुर, उर्दू में भी अनाउंस बाद में किए जाएंगे। तो नमिता गोखले जी को मिला है इंग्लिश नॉवल थिंग्स टू लीव बिहाइंड पे, और अनुराधा शर्मा पुजारी जी को मिला है असमीज वर्क फॉर आयत एक हन अरोन्य असिल। तो इस बात पे ये अवार्ड्स मिले।
इसको मैं पूरा अभी शेयर कर दूंगा, इनके जस्ट जनरल नेम याद होने चाहिए कि किसको किस लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट क्या अवार्ड्स मिले हैं। ये साहित्य अकादमी अवार्ड्स हैं। ओके, then this is next one. China minister to visit Maldives and Sri Lanka. China, this string of pearls. Amid Ukraine crisis, Biden and Putin to hold another call, which is required. Then Taliban chief order fighters not to punish former regime members. ईरान ने अनाउंस किया न्यू स्पेस लॉन्च अमिड न्यूक्लियर टॉक। ईरान के साथ भी प्रॉब्लम है। ईरान एट टाइम्स फील कॉर्नर्ड, इधर सऊदी से, इधर इजराइल, इधर यूएसए। सो दैट इज वाई ईरान कोशिश कर रहा है यहाँ पे न्यूक्लियर पावर गेन करने का। देन बट न्यूक्लियर पावर होगा तो डिसबैलेंस आएगा और जो एटमॉस्फेयर है वो और डिस्टर्ब हो सकता है इस पूरे गल्फ रीजन का। फॉरेन कार मेकर्स आर कीन टू फोर्ड एग्जिट कर रहा है तो उसका जो प्लांट है वो टेक ओवर करने की बात है। एडिबल ऑयल में प्राइस कट हो रहा है। आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया केवाईसी डेडलाइन। एनटीपीसी का रिन्यूएबल एनर्जी है, रुपी 29 पैसे स्ट्रॉन्ग हुआ। देन कल हम जीत गए सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका। बॉलर्स बहुत अच्छा प्ले किए, वंडरफुल। देन दिस इज नीरज एंड सिंधु इपिटोमाइज्ड इंडियाज रिमार्केबल सर्ज। ऐसे जब हीरोज मिलते हैं ना तो बच्चों में भी इंटरेस्ट आता है कि स्पोर्ट्स में कुछ करना है। सो लिफ्टिंग द दिस गुड, एक्सेलेंट। एथलेटिक्स हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, इसका कल्चर बढ़ रहा है विच इज हार्ट वार्मिंग। इनक्रेडिबल डिस्प्ले। ये एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है। ओमिक्रॉन का केस बढ़ रहा है। डिफेंस में हमें दिस बिल्डिंग डिफेंस, चाइना और पाकिस्तान का काफ़ी टाइज अच्छे होते हैं। ये चाइनीज़ ही एयरक्राफ्ट को अपना बना के यहाँ पे सेल कर देते हैं। J-10C है इनका, बट ये ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं ये एयरक्राफ्ट्स। टाइगर का इतना डेथ हुआ, NTCA का नंबर है। चिल्ड्रन एट रिस्क है, इंसर्जेंसी इन वैली। अब ये जो न्यूज़ है ना वो पिरामिड टाइप स्कीम्स जो होती है ना, या फिर जैसे आप कभी देखो कि जैसे कुछ कंपनीज है, एमवे हुआ, टप्परवेयर हुआ, है ना, ये कंपनीज क्या होती है कि ये बहुत सारे एजेंट्स बनाती है। इनके कुछ प्रोडक्ट्स भी होते हैं और वो जो एजेंट्स होते हैं वो उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो ये जो मॉडल होता है ना उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग प्लेयर। मतलब एक ऑथोराइज दुकान वगैरह नहीं है, इसके जो कंज्यूमर्स हैं, यूजर्स हैं, वही उन प्रोडक्ट को यूज भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मनी सर्कुलेशन स्कीम। इसको पिरामिड स्कीम भी कहा जाता है। तो अभी तक क्या होता है, यहाँ पे भी एट टाइम्स इरेगुलरिटी होती है। जैसे ये सब कंपनीज हैं, इनके वर्किंग है, इरेगुलरिटीज के चांसेस हैं। तो गवर्नमेंट अब एक एक्ट ला रही है। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016 इशू हुआ था, बट अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 नोटिफाई हुए। तो क्या है कि इन सब चीज़ों को फॉर्मलाइज करने की बात है। इस प्रोसेस के अगेंस्ट नहीं है, बट ये जो प्रोसेस का वर्किंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो और एक रूल्स गाइडलाइंस के थ्रू वो प्रोसेस हो। तो ये चीज़ है नोटिफिकेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 की। पिरामिड टाइप जो सेलिंग एंटिटीज़ हैं, एमवे, टप्परवेयर, दिस टाइप ऑफ कंपनीज, वहाँ पे कंज्यूमर्स जो हैं उनके प्रोटेक्शन पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा। 90 दिन का टाइम दिया गया है इनको इसको कॉम्प्लाई करने के लिए। तो ये डायरेक्ट सेलिंग गुड सर्विसेज है, ये डायरेक्टली सोल्ड होती है कंज्यूमर्स को। कैसे होती है, इनके सेलर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं जो इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उस एंटिटी के। तो अब ये कानून के अंदर आएगी। IDSA रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में इतने सारे अभी एक्टिव सेलर्स हैं इन सब पिरामिड कंपनीज के। तो जो न्यू रूल्स हैं वो बेसिकली क्या है कि प्रमोशन ऑफ पिरामिड एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज करती है, जैसे आप इतने और जोड़ोगे तो आपको और पैसे मिल जाएंगे, लाइक दैट। तो वो चीज़ अब यहाँ पे इसमें स्कैनर के अंदर है, अलाउड नहीं होगा। एंटिटीज अब रजिस्टर करना पड़ेगा। रेड्रेसल मैकेनिज्म भी होना पड़ेगा कि कोई प्रोडक्ट सेल किया वो अच्छा नहीं है तो एक रेड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर भी बनाया जाएगा। तो अभी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज जो हैं इन्होंने इसको वेलकम किया है, बिकॉज इससे क्या हुआ, एक तो क्लैरिटी आ गई, दूसरा एक काइंड ऑफ इनके जो ऑपरेशन है, वर्क है, उसको रिकॉग्निशन भी मिल गया। सो दिस इज द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सो दिस इज ऑल्सो वन मॉडल। फॉरेन फंड्स एंड द मिशनरी ऑफ चैरिटी, तो यही बात है। FCRA रूल से क्या हुआ, बहुत सारा जो फिलेंथ्रोपिक वर्क है 31 तक अगर वो वापस उनका रिकॉग्नाइज होके रीलाइसेंसिंग नहीं होगा तो उनका वर्क बंद हो जाएगा, बैंक अकाउंट सीज हो जाएंगे तो फिर पैसे नहीं होंगे। सो चैरिटी में डिफिकल्टी आएगी। ये है अल्गोरिदम दैट फ्यूल OTT। OTT क्या होता है,
ओवर द टॉप सर्विसेज जो होती है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, एक फ्लिपकार्ट का भी है, लाइक दैट। तो अब इसमें जो अल्गोरिदम चलता है, जैसे यूट्यूब में भी आपको कौन सा वीडियो दिखा रहे हैं, जो ज़्यादा जिस पे व्यूज़ आ रहे हैं सपोज, या फिर जिसमें ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो वो चीज़ प्रमोट होती है। और ये चीज़ प्रमोट होती है बाय अल्गोरिदम। तो जो टेक कंपनीज हैं, इन ये भी एक सर्टेन टाइप ऑफ चीज़ों को प्रमोट किया जाता है जो ज़्यादा सेलेबल होती है, जो ज़्यादा आई कैचिंग होती है। तो अल्गोरिदम जो है वो हमेशा तो सही हो नहीं सकता। एक वीडियो है जिसमें बहुत सारे व्यूज़ है, बट यू नो दैट दैट वीडियो इज़ नॉट अप टू द मार्क, वो किसी दूसरे रीज़न के कारण व्यूज़ वगैरह इतने सारे आ गए, बट मशीन तो ये समझ नहीं पाएगी। सो दैट इज़ वाई जो ह्यूमन है, एक ह्यूमन स्क्रूटिनी होना भी ज़रूरी है। तो आप देखो कई बार जैसे क्यूरेटेड प्लेलिस्ट होती है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं, ऑल्दो दिस में व्यूज़ नहीं है या फिर ये चैनल इतना पॉपुलर नहीं है, बट कंटेंट इज़ गुड, सो यू कैन गो, बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन उसका वैल्यूएशन हुआ है, ह्यूमन वैल्यूएशन हुआ है। तो इस टाइप से जो अल्गोरिदम का सिस्टम है, ये अल्गोरिदम का सिस्टम कई बार बायस्ड भी होता है। इसके साथ साथ हमें एक ह्यूमन एंगल हमेशा इंश्योर कराना ज़रूरी है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे ह्यूमन अप्रोच इज रिक्वायर्ड। हम कंप्लीटली अल्गोरिदम पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, ह्यूमन एंगल कभी भी लूज नहीं होना चाहिए। तो यही बात है। तो दिस इज देयर। ओटीटी जो है एट टाइम्स ये मिस आउट भी हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस अल्गोरिदम। और ओटीटीज पे भी 2021 में हमने देखा कि यहाँ पर ओटीटीज में एक रेगुलेशन होना ज़रूरी है, बिकॉज यू नो अगर ये सर्टिफिकेशन के अंदर नहीं आते हैं तो हमने देखा कई बार न्यूडिटी बहुत ज़्यादा है, प्रोफेनिटी है, लैंग्वेज अब्यूज़ वगैरह हो रहा है। तो जो काइंड ऑफ मैसेजेस एंड ऑल है वेरी डिस्टर्बिंग है, वायलेंस बहुत ज़्यादा है, एक रेगुलेशन होना ज़रूरी है। देन दिस इज नो योर इंग्लिश। तो कैन आई से आई एम सिक? नो। सिक मतलब ब्रिटिश में बोलते हैं जब वॉमिटिंग टाइप हो रहा है, तो बेटर वर्ड होता है इल। देन ये अच्छा सेशन आ रहा है ये नो योर इंग्लिश का, इसको एक बार फॉलो करो। जो छोटी छोटी चीज़ें हम मिस्टेक्स कर देते हैं ना ग्रामर में या यूज़ में, अब हमारी फर्स्ट लैंग्वेज तो है नहीं, तो एट टाइम्स हम मिस्टेक करते हैं, बट ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, नो योर इंग्लिश। तो दिस इज देयर। जैसे इल और सिक में डिफरेंस है। अब एक अमेरिकन यूजेज अलग होता है, ब्रिटिश यूजेज अलग होता है। तो जनरली इल बोलना ज़्यादा सही है। सिक मतलब वॉमिटिंग टाइप ऑफ सेंसेशन होता है। डोंट से कोप अप विद, नहीं, हम यहाँ पे केवल ऐसे नहीं बोलते। इट इज नॉट टू लेट नाउ यू कैन गिव अप द अप अप। इट इज नॉट टू लेट, तो दिस अप इज नॉट देयर। जैसे डोंट से कोप अप विद, डाउन विद वर्ड अप, करेक्ट एक्सप्रेशन होगा कोप विद, कोप विद, कोप अप विद नहीं होगा, अप नहीं आएगा यहाँ पे, कोप विद ओनली। डोंट से, डोंट यूज दिस वर्ड अप अलॉन्ग विद इट। ओके। जैसे सूट है, सूटिंग्स जो होता है ना वो फिर कपड़े हो जाता है, फॉर्मल मैन का जो क्लोथिंग है वो हो जाता है, तो सूटिंग में आईएनजी नहीं होता। एक बार इसको देखना, अच्छा है ये। जैसे दशहरा दिस वैकेशन होगा, दिस इज नॉट अबाउट फेस्टिवल। जैसे दिवाली है तो दिवाली की छुट्टी है नहीं, दिवाली वैकेशन टाइप है, दिस इज दैट। देन स्कूल कब क्लोज डाउन होंगे, मेक एंड्स मीट, मेक बोथ एंड्स मीट, इडियम है ये। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है, सो हैव अ लुक। ओके, सो दिस इज नो योर इंग्लिश। इसको भी मैं शेयर कर दूंगा, एक बार जल्दी से आप देख लेना, नो योर इंग्लिश। इस पे भी एक हम रिबूट करते हैं, 2021 में करेंगे। इंग्लिश और जो पैसेजेस वगैरह है ना, इसके सारे बेसिक्स एक बार अच्छे से कवर करते हैं, सो दैट ये चीज़ ना बिफोर दिस जो सी सेट का सेक्शन है वहाँ पर भी हेल्प करेगा। 2021 में हमें जिस सी सेट का जो स्टैंड अलोन सीरीज है वो भी करना है। ओके, बहुत काम है। सो दिस इज नो योर इंग्लिश। ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। 31st है, कल है हैप्पी न्यू ईयर। सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, दिस इज द ओनली क्वेश्चन फॉर टुडे। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.